समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 ये 20 सितंबर को होने जा रही है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो तैयारी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सारे प्रश्नों को कर रहे हैं हल। यानी कि 2013 से लेकर 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आरओ की, सभी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग हिंदी 2013 में जो हिंदी का पेपर था उसको हम लोग पूरा हल कर चुके हैं। और 2013 में जो जीएस का क्वेश्चन पेपर था जो कि आपके सामने है, इसके 70 एमसीक्यूज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। और अब पार्ट 2 में 71 से लेकर 140 तक आगे बढ़ेंगे। और देखिए जो पार्ट 1 है और हिंदी का जो वीडियो है ये भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जहां पर नाम लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसका जवाब मैं कल के वीडियो में दे चुका हूं पार्ट 1 में। तो बहुचर्चित जो गार्ड पार्टिकल है वो क्या है, आप जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, ये है हिग्स बोसान। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, फास्फोरस, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर जो चारों तत्व दिए गए हैं उसमें कैल्शियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब होगा। और कैल्शियम ये कितना पाया जाता है, ये 1.4% पाया जाता है। आपको बता दें कि मानव शरीर में कुल मिला के 6 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि जो है ये मुख्य रूप से हैं, ठीक है। और इसमें जो कैल्शियम है वो 1.4% पाया जाता है। यानी कि लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका जवाब है 73 का। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का जो प्रकाश है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, ठीक है। तो जो नीले रंग का प्रकाश है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। मृग तृष्णा क्या होती है, आप जानते होंगे गर्मियों में क्या होता है कि एक ऐसी संरचना बनती है, काफी दूर देखने पर लगता है कि वहां पर जल है लेकिन वहां पर जल नहीं होता है, प्राय ये रेगिस्तान मरुस्थल में होता है। और इसी चक्कर में जो रेगिस्तान का मृग होता है वो दौड़ते दौड़ते अपना दम तोड़ देता है, मृग तृष्णा इसी को कहा जाता है। और ये है 74, जिसका सही जवाब क्या बनेगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए यानी कि उसको सेफ रखने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको पता है ये सोडियम बेंजोएट होता है। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि सोडियम बेंजोएट का जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है। तो देखिए ये क्या बनेगा, सोडियम है तो Na, उसके बाद C7H5O2, ये है इसका केमिकल फार्मूला। और प्रकाश वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी की इकाई है, प्राय ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि प्रकाश वर्ष होता है, ये काफी बड़ी दूरियों को नापने में प्रयोग में लाया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। तो 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, सही जवाब बनेगा यहाँ पर देखिए परमाणवंशी शासक थे राजा भोज, और इनकी जो किताब है, किताब का नाम क्या है, समारांगण सूत्रधार। तो कभी कभी किताब का नाम भी पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है समारांगण सूत्रधार। और इसमें जो वैज्ञानिक उपकरण है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण है, उसके नाम आपको मिल जाएंगे। ऑपरेशन पोलो क्या था, ऑपरेशन पोलो तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, ये 1948 में किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत के एकीकरण के दौरान हैदराबाद राज्य ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। उसके बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया, जिसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये देखिए ऑस्टिन की एक किताब है, उसमें ये बात कही गई है ऑस्टिन के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए सूची दी गई है, उसको आपको मैच कराना है। क्यूरियोसिटी जो रोवर है ये क्या है, मैसेंजर क्या है, रुस्तम 1 क्या है और आकाश क्या है। देखिए आकाश नाम का एक टैबलेट आने वाला था और आया भी था, हालांकि बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहा, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये विकल्प 1 हो जाएगा।
रुस्तम एक क्या था, ये DRDO के द्वारा बनाया गया था, मानव रहित वायुयान। अब बचता है 2, क्यूरियोसिटी रोवर क्या है और मैसेंजर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्यूरियोसिटी है ये USA का मंगल मिशन के अंतर्गत, यानी कि विकल्प 3। उसके बाद बचता है मैसेंजर, तो ये नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान था। तो इस प्रकार से इसका मैच कराएंगे। उसके बाद नीचे कोड दिया गया है और कोड में से आप सही जवाब चुन लेंगे। आधुनिक जो ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल है जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने रूस के साथ मिलकर जो है विकसित की है, सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था पहले, हालांकि अब ट्रेंडिंग में नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। एक बात याद रखना कि जो स्प्रिंगिंग टाइगर है इसके लेखक का नाम और ये किसकी जीवनी है, ये याद रखना। ये जो प्रासंगिक हो सकता है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है और इसे किसने लिखा है, तो याद रखना कि इसको लिखा गया है हापू टोटो के द्वारा। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, हापू टोटो या हापी टो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, सही जवाब इसका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ये जो पार्टी थी वो बनी थी। और इसको बनाया था, किसने बनाया था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1913 में। चौरी चौरा कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। और निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, उसके बाद आपको जवाब देना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1916 में। याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके सन को याद रखना। ये चुनौती होती है लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा, याद रखना होगा। चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ। और खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था 1919 में। और जलियांवाला बाग ये कब हुआ था, ये भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है, 1919 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही क्रम बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो ये कौन थे, दिलीप सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 1843 से लेकर 1849 तक। तो ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी बागी बलिया कहा जाता था इसलिए। और प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। और सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना इसको। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। 1935 में आया था ये, तो 1936 में अस्वीकार किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही जवाब है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किताब रजनी कोठारी जी की है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है, यह एक वैधानिक अधिकार है। तो ये आप याद रखना। और संविधान में संशोधन की पहल ये संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी था, तो ये लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है ये दल। तो इसमें है बिपिन चंद्र पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल और पाल ये गरम दल से, यानी कि इनको उग्रवादी माना जाता था, ये काफी उग्र थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कॉमनवेल्थ जो पत्र है ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो ये भी बताइए कि BEL के वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है, अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98। हालांकि अब जो प्रश्न होंगे वो 2011 से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, सेंसस 2011 याद रखिएगा, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को देखेंगे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो दैट इज ऑप्शन सी। 2001 की जनगणना में भी जो कर्नाटक था वो सबसे कम बाल मृत्यु दर वहां पर होती थी, बच्चों की जो मृत्यु होती थी वो सबसे कम होती थी कर्नाटक में भी। और अगर देखें तो 2011 में भी यही स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक जो बाल मृत्यु दर है, अगर ये क्वेश्चन होगा कि सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जो बाल मृत्यु दर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद आता है कौन सा राज्य? असम, और फिर आता है अपना यूपी। तो इस प्रकार से। और वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है? तो दैट इज ऑप्शन डी। और निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो ये की थी कर्नाटक ने, ऑप्शन ए। और राज्यसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नहीं, क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष विकल्प दिया गया है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही जवाब है कि जो ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत कहा गया है। 89(1), अनुच्छेद 89(1). निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 102 है और इसका सही जवाब क्या बनेगा? समावेशित विकास को बढ़ाया नहीं जा सकता राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से, दैट इज ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के लिए नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी, और इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? सही जवाब क्या बनेगा इसका 103 का? तो फ्रेंड्स ये है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति गठित की गई थी। और भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या होता है? तो ये क्या होता है 104। तो देखिए भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। ये बहुत ही विवादित प्रश्न होता जा रहा है, तो इसको आप बिल्कुल रट लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर 2013 में भी दिया गया है। तो अगर इसका जवाब आप दोगे और बाद में कोई कहता है कि नहीं ये अलग है, तो आप इसी के आधार पर क्वेश्चन को चैलेंज कर देना कि ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटने से भैया कुछ नहीं होगा, तो बाकी तो तीनों यहाँ पर जरूरी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये देखते हैं। मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, और यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, नहीं ये केंद्र के द्वारा दी जाती है। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब है। अब पीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब है पीडीएस की शुरुआत हुई थी 1960 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? तो देखो यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, तो ये पारित हुआ था 1986 में, 1986 में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1981 हो जाता। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम जो था ये 1981 में था। और वायु सुरक्षा और प्रदूषण अधिनियम ये भी 1981 में ही था। जल प्रदूषण वाला जो था ये 1974 में था। और भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम ये 1972 में। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, तो मैंने चारों आपको बता दिया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट तो करता ही है, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह भी करते हैं, ठेकेदार से कोई मतलब नहीं भैया इसमें। ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। और मिड डे मील यानी कि एमडीएम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ये 15 अगस्त 1995 से हुई थी। 15 अगस्त 1995 से 1995। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो ये थे सी रंगराजन। और निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1951 में भारत में लिंगानुपात था 946, 1971 में था 930, 1991 में था 227 और 2011 में कितना था? ये था 943। ठीक है,
1925 में नहीं था, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। और कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी? तो ये कितना था? 17.64%। ठीक है, 17.64%, ऑप्शन बी। कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम में नहीं है? सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम में एक इसमें नहीं है, तो ये कौन सा है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये ऑप्शन सी। और कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है? तो ये है 1.09, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? तो 114 है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था शुरू में। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और 114 का सही जवाब क्या बनेगा? देखिए, ये है 37.2%, यानी कि ऑप्शन डी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? तो देखो, 2001 के अनुसार भी और 2011 के अनुसार भी ये लक्षद्वीप है। 2001 की अगर बात करें तो ये जो परसेंटेज था वो 86.17 था या 71 था, ऐसे समथिंग था। लेकिन ये 2011 में और बढ़ गया था, 91.87 हो गया था, लगभग 92% के आसपास। तो लक्षद्वीप दोनों ही साल, यानी कि दोनों ही जनगणनाओं में लक्षद्वीप ही पहले स्थान पर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2001 में। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प हो गया। और साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में, तो ये मैच हो गया। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको याद होगा, ये 1987 में था। और उसके बाद बचता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, दैट इज ये 1988 बच रहा है, तो 1988। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 117, सही जवाब है नगरीकरण। उसके बाद निम्न में कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो 118 है क्वेश्चन, और इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। और निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? नरगिस ने नहीं किया था। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का है, तो उस समय का जो करंट है वो पूछा गया है। नरगिस तब बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में आया था, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं था। और भारत में जनांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष जो था ये 1921 को माना जाता है, जब जनसंख्या दर में कमी दर्ज की गई थी। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो ये सामाजिक वानिकी वाला होगा, ऑप्शन बी। और निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है किसका संबंध? तो ये वातानुकूलन से क्या संबंध भाई? वातानुकूलन जो होता है एयर कंडीशन, ये तो अमीरों के लिए होता है, इसका पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई संबंध नहीं बनता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया था ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, 123 का 12 अप्रैल 2005 से, उसमें 12 अप्रैल 2005 मतलब 10वीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी मानना इसको, 11वीं नहीं होगा। ठीक है, 10वां होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है, ऑप्शन सी है। आम आदमी बीमा योजना यानी कि AABY को प्रारंभ कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी इसकी, तो 2 अक्टूबर वाला विकल्प एक ही है, ये 2007। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। ये क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? ये था होना चाहिए, अब ये है 10%। ठीक है, 10%। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो ये क्या था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में है, ये तो आप जानते ही होंगे।
जनजातियों में केरल में पाई जाती है। देखिए जो केरल की मुख्य जनजातियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। केरल में मुख्य रूप से चेंचू पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया। चेंचू के बाद एक जनजाति और है, इसको क्या कहते हैं, इरूला, और एक और है जिसको कहते हैं कुरुम्बा। ठीक है, क से केरल, क से कुरुम्बा, और एक और है, क्या नाम है, पुनियन। तो ये मुख्य रूप से 4 जनजातियां हैं। अगर क्वेश्चन यूपी का बनेगा तो यूपी की 3 जनजातियां जो हैं वो जानी जाती हैं। ये हैं थारू, भुक्सा और जौनसारी। थारू, भुक्सा और जौनसारी, TBJ। मेघालय का पठार भाग कौन सा है? ये प्रायद्वीपीय खंड का है, तो ऑप्शन बी। और पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में है, ऑप्शन ए। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है, अंतर या वाय प्रवचन नहीं है, तो ये स्त्री जनसंख्या होगी, दैट इज ऑप्शन ए। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? अस्थायी विकास। तो क्वेश्चन नंबर 133 सही जवाब है कौन सा? प्राकृतिक संसाधनों। ठीक है, तो ऑप्शन ए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन ए सही है। तलैया बांध ये कोनार नदी पर तो नहीं है, यानी कि यही हमारा सही जवाब है। तो तलैया बांध है कहाँ पर? तलैया बांध है बराकर नदी पर। अगर यहाँ पर बराकर होता तो ये जवाब सही होता, बराकर नदी। और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा जवाब हो गया। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? दैट इज मिनिकोय, तो ऑप्शन सी। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नावा सेवा को बनाया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब है। कब बनाया गया था ये नावा सेवा को? 1989 में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग, देखिए उस समय जब क्वेश्चन बना था तो सही जवाब था 3%, अभी ज्यादा नहीं है, अब ये 3.22% हो गया है। ठीक है, तो अभी भी ये नियर अबाउट यही जवाब अभी भी आपका रहेगा। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, कोडाईकनाल, ऊटकमंड और कौन सा है? शिमला। तो माउंट आबू ये अरावली पहाड़ियों पर है, सही जवाब है। कोडाईकनाल ये अन्नामलाई, और ऊटकमंड ये नीलगिरी पर है। शिमला जो है ये पीर पंजाल पर नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये है धौलाधार पहाड़ियाँ। तो डी हमारा सही जवाब बनेगा। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी तो गंगा है। अब इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका है? गोदावरी का है। गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से है, और गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। और यह लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो सही जवाब बनेगा यहाँ पर भद्रावती। भद्रावती कहाँ पर है? भद्रावती है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2013 के हिंदी और जीएस के क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 2014 की हिंदी और जीएस। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, और हम आपके अच्छे वीडियोस देकर लगातार आ रहे हैं। आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाना ही हमारा ध्येय है, और आप इस परीक्षा में सफल हो ये हमारी शुभकामना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।